अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। एक आम कश्मीरी क्या चाहता है? कश्मीर में विकास हो, कश्मीर में रोजी रोटी हो, कश्मीर में तरक्की की दौड़ लगातार बढ़े। मगर जब यही कश्मीर रफ्तार से विकास की तरफ दौड़ रहा है तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं में ऐसा खौफ मचा हुआ है कि वो घाटी को दहलाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में हम आपको घाटी की कुछ सच्ची तस्वीरें दिखाएंगे, पूछेंगे जिन्होंने कश्मीर को संवारा उन्हें आतंकियों ने जान से क्यों मारा। टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम है कि हमें जन्नत को बचाना है, इसीलिए हम कश्मीर का सच बताने आए हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान का तख्त डोलता है कश्मीर सुलगने लगता है? क्या है इसके पीछे की साजिश और कैसे इमरान खान और बाजवा की तनातनी की आंच कश्मीर तक आ चुकी है? साथ ही हम पूछेंगे कि पटेल और नेहरू को लेकर घर में ऐसा कौन है जो आग लगाने में जुटा है। हमारे साथ होंगे कुछ बेहद खास मेहमान, मगर उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी, लश्कर से जुड़े संगठन ने बिहारियों की हत्या की जिम्मेदारी ली। आतंकी संगठन ने गैर कश्मीरियों को घाटी छोड़ने की धमकी दी। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने कहा बिहार में 200 मुसलमानों की लिंचिंग। मुसलमानों की लिंचिंग का बदला लेगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। आप अंदाजा लगाएं कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। वैमनस्य फैलाने की, इंसान को इंसान से लड़ाने की, मजहब के नाम पर अपने आप की तरफ खड़ा कुछ लोगों को दिखाने की। लेकिन आप देख रहे हैं एक राज्य विशेष के लोगों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। वो राज्य जिसने पूरे देश में अपने श्रम का, अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया है। वो राज्य जहां से गए लोगों ने पूरे देश में अपनी मेहनत से कामयाबी की इबारत लिखी है। उस राज्य के लोगों को निशाना बनाया जाना। उस राज्य से ही आते हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अहम नेताओं में से एक, और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझें कि ये कितना सेंसिटिव इशू है और बड़े नेता क्या सोच रहे हैं इस मामले के विषय में। बहुत स्वागत है सर, आपने वक्त निकाला। टीवी 9 भारतवर्ष स्वागत करता है आपका। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे देश का, जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, राज्य विशेष से आए हुए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन, कैसे काउंटर किया जाएगा इसको? देखिए, पिछले 2 महीनों में लगभग 200 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने कश्मीर का दौरा किया है। मैं स्वयं एक कमेटी में दौरे में था और हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ के हालात एकदम सामान्य हो गए। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, श्रीनगर हो में तिल रखने की जगह नहीं, तो होटलों के अंदर कोई कमरा खाली नहीं था। और 3 साल के अंदर जो वहाँ के हालात सामान्य हुए हैं, अभी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने जवाब दिया था कि 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में 59% की कमी आई है। और जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में पलायन कर चुके थे, वैसे लगभग 6000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल के दिनों में नौकरी देने का काम किया है। 6000 से ज़्यादा वैसे पंडितों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और 1000 से ज़्यादा मकानों में जो लोग लौट कर आए वो लोग रह रहे थे। तो ये जो स्थिति सामान्य हो रही थी कश्मीर के अंदर, लगता है कि उसी से बौखला कर सुरक्षा बलों पर हमले के बजाय अब जो निरपराध लोग थे, कमज़ोर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए, ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि बिहारियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि ये कहना उचित होगा कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, जो अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने के जो लोग गए हुए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले कश्मीर उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम नौजवान की भी हत्या हो गई थी। तो कुल मिलाकर जो शिक्षक थे उनको मार दिया, जो दवा का दुकानदार था कश्मीरी पंडित, उसकी हत्या कर दी गई।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी तरीके मजदूरों की से लगातार हत्या अल्पसंख्यक की जा रही है। वहां के जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सर पोर्ट्रे इसी तरीके इससे से किया वजह जा रहा है। से देखिए, जिसने जिम्मेदारी ली है उसने क्या कहा है, वो आतंकी संगठन कहता है कि 200 मुसलमानों की लिंचिंग हुई थी बिहार में, हम उसका बदला ले रहे हैं। पोर्ट्रे इस तरीके से करने की कोशिश हो रही है सर। नहीं, देखिए, एक दहशत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो इस मंशा में सफल नहीं होंगे। ये 90 का दशक नहीं है, ये 2021 है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। 90 को हम दोहराने नहीं देंगे, जब हजारों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इनकी मंशा वही है कि कोई बाहर से कमाने नहीं आए, कोई सिख वहाँ न रहे, कोई हिंदू न रहे। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए। और देखिए, पिछले 10 दिनों में 13 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसलिए हम उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। और एलजी जो मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बयान दिया है कि जो भी खून गिरा, एक भी खून का कतरा बेकार नहीं जाएगा और कोई आतंकी बच कर नहीं जा पाएगा। इसलिए इन्होंने जो कायराना हमला किया निरपराध लोगों पर, केंद्र की सरकार एक संवेदनशील राज्य में संवेदनशील मामला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, केंद्र राज्य दोनों मिलकर हम आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे और इनको हम परास्त सुशील सर, एक कंसर्न खास तौर से, क्योंकि जहां पर हिंदू रह रहे हैं वहां पर मुसलमान भाई भी रह रहे हैं, मुसलमान भाई जहां रह रहे हैं वहां हिंदू भी रह रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस तरीके का वैमनस्य वहां फैलाने की कोशिश हो रही है बाकी जगहों के लिए, वैसे तो हम सब सतर्क हैं इस देश के नागरिक, लेकिन आप कुछ कहना चाहें अगर इस वक्त, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है। नहीं, देखिए, कि जो कश्मीरी मुसलमान है वो भी नहीं चाहता कि वहाँ पलायन हो, क्योंकि दोनों के इतने बढ़िया संबंध हैं। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच एक सौहार्द का माहौल बना था 3 वर्षों के अंदर, उसको ये पाकिस्तान या जो लश्कर तोयबा जैसे जो संगठन हैं उनको ये स्वीकार नहीं। इसलिए वो हिंदू मुसलमानों के बीच तफरका पैदा करना चाहते हैं। और उससे मैं कश्मीरी मुसलमानों से भी अपील करूँगा, उनको आगे आना चाहिए, ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिए और अपने जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनकी रक्षा में उनको आगे आना चाहिए और आतंकियों को 2 टूक जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और इसलिए 13 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। ये 90 का दशक नहीं है, ये 2021 का कालखंड है। स्थितियाँ बदल चुकी हैं। सर, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूँ सुशील सर कि जी, एक नज़रिया ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनकी कुर्सी को ख़तरा हो रहा है, और वहाँ के जो वज़ीर आज़म होते हैं, जब भी उनको कभी अपनी कुर्सी डोलती दिखती है तो बहुत आसान होता है कश्मीर में कोई गड़बड़ी करें और वहाँ फ़िलहाल अपनी कुर्सी से ख़तरा हटा लें और लोगों को एकजुट कर लें। क्या ये मलिशियस डिज़ाइन आपको भी दिखाई दे रहा है फिलहाल? नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ ISI के चीफ की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है, इमरान खान की जो स्थिति है, ये सारे कारण हो सकते हैं। और देखिए, लश्कर तौबा के पीछे कौन खड़ा है, और जब भी कश्मीर में आतंकी घटनाएं घटी हैं तो हमेशा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो निश्चित तौर पर अभी भी जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ अवश्य है। इसलिए देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और उनकी मंशा को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहिए। इसलिए मैं कश्मीर में जो हिंदू, सिख और जो अन्य राज्यों से जो कमाने के लिए लोग गए हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि राज्य सरकार, केंद्र की सरकार स्थिति को सामान्य करने में पूरी ताकत से काम कर रही है। लोग पलायन न करें, लोग छोड़कर न जाएं, नहीं तो हम उनकी मंशा को सफल कर देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हम लोगों ने आतंकी घटनाओं में पिछले दिनों मुकाबला किया, उनकी घटनाएं कम हुई हैं, हम इसका भी मुकाबला करने में सफल होंगे। जो है, बहुत शुक्रिया सुशील मोदी सर वक्त निकालने के लिए। सुशील मोदी जो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से स्थितियों पर निगाह है और बहुत जल्दी इन पर पूरा नियंत्रण होता भी दिखाई देगा। लोग पूरे तरह संयम से काम लें। और भारत सरकार इस बार वो भारत सरकार नहीं है जो पहले लोगों ने देखी और समझी है, और ना ये वो भारत है जो पहले लोगों ने देखा और समझा है। 90 वाली तस्वीर बनाने की कोशिश ना करें। एक अहम खबर आपको बताऊं, उसके बाद आज के मेहमानों से, बाकी मेहमानों से परिचय कराता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का होगा पक्का इलाज। आर्मी चीफ जनरल नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर, 2 दिन के दौरे पर आतंकवाद के खिलाफ बनेगा प्लान।
एलओसी के फॉरवर्ड एरिया का भी दौरा करेंगे आर्मी चीफ। एलओसी के फॉरवर्ड एरिया का दौरा आप जानते हैं, उस तरफ से लॉन्च पैड के जरिए न सिर्फ आतंकी ट्रेन करके वहां तैयार किए गए हैं, बल्कि उनको घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बर्फबारी इससे पहले कि इंटेंस हो, घुसपैठ को और बढ़ाने की कोशिश है। आर्मी चीफ का यह दौरा, फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा बहुत कुछ कहता है और आने वाले दिनों में आप ऑपरेशन ऑल आउट में और कई सारे परिवर्तन होते हुए, वांछित परिवर्तन होते हुए देखेंगे। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ललित अंबरदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इंफ्रा जॉन, प्रवक्ता JKNC, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अहमद जवाद भट्टी, CSI, PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। और सबसे पहले जरा मैं यही समझ लूं, अभी कश्मीर में जो हालात हैं उनको किधर जाते हुए देखा जा रहा है, कितनी जल्दी उन पर नियंत्रण होते हुए देखा जा रहा है, और पहले के मुकाबले ये कितना चैलेंजिंग या कितना आसान है? प्रेम शुक्ला साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दूं। ये बहुत जरूरी है कि समझा जाए कि इस समय हालात कैसे हैं। कश्मीर जो लहू लुहान रहा 90 के बाद, 90 का पूरा दशक आपने देखा वहां क्या हुआ, उसके बाद के अगले 10 साल वैसे ही गए, उसके बाद अगले 10 साल वैसा ही, लेकिन फिर धीरे धीरे घावों पर मरहम लगनी शुरू हुई। 370 की लानत उतार कर फेंकी गई और उसके बाद जब हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे, कश्मीर वाकई एक बार फिर जन्नत बनने लगी, तो क्या किया गया वो देखिए जरा। जनवरी 2021 से शुरू कर रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिए इस साल क्या किया गया है। जनवरी 2021, आतंकी घटनाएं 4, मौत 11। जनवरी के बाद फरवरी, क्विकली दिखाइए जरा, आतंकी घटनाएं 8 और मौत 13। मार्च पे आते हैं, ये सोर्स साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, वहां से लिए गए आंकड़े। मार्च 2021, आतंकी घटनाएं 8, मौत 18। आतंकी घटनाएं 9, मौत 18। अप्रैल 2021, आतंकी घटनाएं 8, मौत 16। मई 2021, हर महीने आतंकियों की आप देख रहे हैं इस कवायद में तेजी आ रही है। और जैसे जैसे आप देखेंगे इधर तालिबान का राज उधर आता है अफगानिस्तान में, और उधर खाद पानी मिलता है पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को, इधर आप देखेंगे अचानक इजाफा। आतंकी घटनाएं 14, मौत 24। जून 2021, अब क्रमशः देखते जाइए, आतंकी घटनाएं 17, मौत 38। जुलाई 2021, अब अगस्त की तरफ आते हैं, आतंकी घटनाएं 15, मौत 11। अगस्त 2021, और अब सितंबर में 15 मौतें हुई हैं, आतंकी घटनाएं 12। अक्टूबर ये महीना, और अभी देखें आप 11 अक्टूबर 2021 तक आतंकी घटनाएं 18 और मौत 10। खास तौर से टारगेट किलिंग, खास तौर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खास तौर से वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं या वहां माइनॉरिटी में है, उनके बीच में दहशत फैलाकर एक तरीके से यह संदेश देना कि यहां से जाओ। बहरहाल 14 दिन 5 बड़े हमले, अब ये जरा दास्तान समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5 अक्टूबर श्रीनगर, फेमस फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू का गोली मारकर मर्डर, जिन्होंने कई बार जब किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो यूं ही दवाइयां भिजवा दिया करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मुझसे दवाइयां ऑर्डर करने वाला कौन है, हिंदू है या मुसलमान है। उस आदमी को जिसने इंसानियत की वहां सेवा की, उसको गोली मार दी गई। बिहार के रेडी वाले वीरेंद्र पासवान, जिन्होंने मजहब देखकर कभी पानी पूरी नहीं खिलाई, उस आदमी को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। 7 अक्टूबर ईदगाह श्रीनगर, आईडी देखकर स्कूल टीचर और प्रिंसिपल को गोली मारी। जो पौध तैयार कर रही है इस देश की, उस टीचर को, प्रिंसिपल को आईडी देखकर कि अल्पसंख्यक है, गोली मार दो। 16 अक्टूबर ईदगाह श्रीनगर, बिहार के हॉकर और पुलवामा में यूपी के कारपेंटर की हत्या। वो लोग जो वहां विकास के कामों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो अपने खून पसीने से सींचकर कश्मीर को जन्नत बनाने में लगे हुए हैं, उन लोगों को मारने में लगे हैं ये आतंकवादी। बिहार के 2 मजदूरों की घर में घुसकर हत्या, 17 अक्टूबर कुलगाम की घटना। और ये सभी घटनाएं यही दिखा रही हैं कि कश्मीर में इस बार आतंकियों ने बदले हुए तरीके से अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान समझ रहा है, हिंदुस्तान समझ रहा है कि टारगेट पहले ही फिक्स किए गए हैं, और ये टारगेट पहले फिक्स किए गए सीमा पार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर 200 लोगों का टारगेट दिया गया है। उन आतंकियों को लिस्ट दी गई है, नाम के साथ बताया गया है कि ये लोग हैं,
इनमें कमजोर तबके के भी लोग हैं, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं लेकिन कश्मीर की बेहतरी के लिए और वहां के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनको मारने की, कश्मीरी पंडित और गैर मुस्लिमों पर हमले की साजिश करने की सुपारी दी गई है। 200 लोगों के नाम बताकर, पहचान बताकर, शिनाख्त बताकर, कहां काम करते हैं ये पहले से बताकर 200 लोगों के बारे में, और फिर उन आतंकवादियों को यहां भेजा गया। और वो आतंकवादी पहले जो बड़े गुटों में काम करते थे, बड़े ग्रुप्स में काम करते थे, अब 1 या 2 की संख्या में होते हैं, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड लेकर चलते हैं और फिर दिए हुए टारगेट को मारकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। दहशत का यह बदला हुआ रूप, कितने तैयार हैं हम, कितनी जल्दी स्थितियां पूरे तौर पर नियंत्रित होती हुई दिखेंगी, इससे पहले कि लोगों में यह संदेश जो आतंकवादी चाहते हैं जाए, उससे पहले हम रोकने में क्या कामयाब हो पाएंगे? प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर पिछले 4 दशकों से भारत सतत पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से लड़ता रहा है और हर जगह भारत अंततः निर्णायक जीत दर्ज कराने में सफल हुआ, क्योंकि भारत मानवता के पक्ष में खड़ा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से पिछले 1990 के दशक में, आपको पता, जिसकी आपने चर्चा भी की, 1990 के दशक में यह स्थिति थी कि लाल चौक पर आप तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकते थे, और आज ये स्थिति है कि जन्माष्टमी का जुलूस लाल चौक से निकलता है। जब जन्माष्टमी का जुलूस लाल चौक से निकलेगा, जब देखेंगे कि वहां पर इतना जबरदस्त टूरिस्ट भारत से आया हुआ है, अर्थव्यवस्था तेजी से बदली है, तिरंगे के प्रति कश्मीरियों के मन में सम्मान सतत बढ़ता चला जा रहा है, उनका विकास कार्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं वहां उतर चुकी हैं और वो साकार हो रही है। ये स्थितियां देखकर पाकिस्तान को पीड़ा होनी स्वाभाविक थी, और जब पाकिस्तान के पेट में दर्द होगा तो घाटी में वह हिंसक गतिविधियों को कायराना ढंग से अंजाम देने का प्रयास करेगा। ये पिछले 4 दशकों से तो प्रेम शुक्ला सर, पाकिस्तान एक बात मैं बहुत पॉइंटेड पूछ रहा हूं जो स्थिति कि क्या हमारे है, इंटेलिजेंस एपरेटस को इस बारे में, जैसा आप कह रहे हैं कि ये होना तय था, अगर वहां जन्माष्टमी का जुलूस निकलेगा तो यहां तकलीफ होनी थी, जब ये इतना ही स्वाभाविक है तो क्या हमारे इंटेलिजेंस एपरेटस के पास पूरे इनपुट्स थे, और क्या वक्त रहते हम उन पर काम कर पाए हैं? सर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दिनेश। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनके 9900 एफर्ट्स को वेस्ट करती हैं, एक आधा जगह पर वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को छकाने में कामयाब होते हैं और किसी घटना को अंजाम देते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की 99 सफलताएं जो हैं वो जनता के सामने नहीं आ पाती, लेकिन एक जो विफलता अगर कहीं जो उनकी सफलता हो गई आतंकवादियों की, और हमारे एंड पे विफलता जिसको कहेंगे, उस विफलता को निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की सफलता के तराजू के बराबर खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन हर नागरिक की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, और भारत सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हमारे किसी भी निर्दोष नागरिक को जो आतंकी मारेगा उसको तो मारेंगे ही, घुसकर उसके आका को भी मारेंगे, घुसकर उसके आका को भी मारेंगे, और ये उसकी हर तरह से घेराबंदी करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अब ये हालात कब तक आपको नियंत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ललित अंबरदार के पास जाता हूं। ललित अंबरदार साहब, जिस कश्मीरियत के लिए कश्मीर को जाना जाता रहा है, उस पर धब्बा लगाने की, बट्टा लगाने की कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से, आपका रिएक्शन? देखिए सर, मेरा थोड़ा सा इसके बारे में सोचना अलग से है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान ओरिजिन भारत के खिलाफ जो कश्मीर जिहाद है, ये दुनिया की उस जिहादी कॉन्फ्लिक्ट का हिमालयन हिस्सा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरता है। तो पिछले कई बरसों में 90 के दशक के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, तब से आज तक फर्क आपको इसलिए लगता है कि जिहाद भी एक एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। एक जिहाद एक हाइब्रिड वॉर बन गई है। आपने अभी बोला कि अभी ग्रुप्स में लोग मारने के लिए नहीं निकलते, क्योंकि वहां पे सुरक्षा के पुख्ता ग्रिड बना हुआ, पुख्ता बंदोबस्त है। इसलिए हाइब्रिड वॉर के अंतर्गत वो लोग अकेले या दो करके 2 व्हीलर पे पैदल करके हमला करते हैं। और दूसरी बात ये, अभी AK-47 राइफल लेके नहीं चलते,
क्योंकि AK-47 राइफल्स को स्मगल करना एलओसी के इस तरफ मुश्किल है, क्योंकि वहां पे भी सुरक्षा के हमारे जैसे आर्मी के डिफेंस के बंदोबस्त पुख्ता है। इसलिए ड्रोन के द्वारा या घुसपैठ के द्वारा। किस चीज पर नजरिया आपका अलग है? आपने कहा मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, किस बात पर नजरिया आपका अलग है? आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भारत के आगे चुनौती क्या है, तो उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप इसको इस मुसीबत से लड़ नहीं पाएंगे। कश्मीर जहाज सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहां पे उनकी ज्योग्राफी चाहिए। कश्मीर जहाज ये है गजवाए हिंद की लड़ाई, जो पाकिस्तान ने 1947 में जब विभाजन हुआ था उसके बाद ही शुरू किया था। पहला जंग तो पाकिस्तान ने, जब हम सुधर भी नहीं रहे थे, अभी बैठ भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमला किया। वो जो हिंदुस्तान को कट करके हिंदुस्तान को 1000 साल की जंग करने का जो उनका इरादा है, वो खत्म नहीं हुआ। वो तो आम बोलते हैं। आप इमरान खान से पहले जो नवाज शरीफ थे, वो कहते थे कि कश्मीर हमारे पाकिस्तान की शाहरग है। ठीक है, तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स तो मैं मानता हूं, वो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे, हिंदुस्तान से नफरत करेंगे, हिंदुओं से नफरत करते हैं, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। और कश्मीर के अंदर उनके बहुत स्टूजेस हैं, उनके पाले हुए टटपुंजी है, हुर्रियत जैसी चीज है, जो पाकिस्तान की एजेंट थी कश्मीर के अंदर। सैयद सलाहुद्दीन। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम क्या वस्तु स्थिति को नजरअंदाज करके एक मेक बिलीव वर्ल्ड में जी रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूं, जो हम अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे लाल चौक पे हमने तिरंगा चढ़ाया और हमने वहां पे जन्माष्टमी का जुलूस निकाला, तो सब कश्मीर में ठीक है। आप ये मत भूलिए, 32 साल पहले कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होता। इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, विंडो ड्रेसिंग की गई है। आज तक आपने कितने लोगों को? ललित अंबरदार, इसका जवाब यहीं ले लेता हूं, वरना खो जाएगा ये पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ललित अंबरदार जी जब 90 से तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सुधार है, व्यापक सुधार है। और स्वयं ललित अंबरदार जी ने कहा कि वहाँ हथियारों की स्मगलिंग कर पाना, बड़े ग्रुप बना पाना आतंकवादियों के लिए संभव नहीं है, यानी वहाँ सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अब लेकिन ये तो सत्य है, सबके सामने है कि हमारे लोगों को अब भी आतंकवादी मारने में कामयाब हो रहे हैं। तो आतंकवादी, जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होता, तब तक हमारी आतंकवाद से लड़ाई जारी है। उस लड़ाई में हम 10 आतंकवादी मार रहे हैं, वो हमारे 2 लोगों को भी मारकर जा रहे हैं, तो हमारे तो निर्दोष नागरिक जा रहे हैं, हमारे तो सुरक्षा बल जा रहे हैं। लेकिन हम जो जिसको मार रहे हैं, वो दुष्ट तत्वों को, आतंकवादी तत्वों का सफाया कर रहे हैं। अंततः हमको आतंकवादी तत्वों के सफाया करने में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। अब उस लड़ाई के दौरान जो खतरे हैं, वो ललित अंबरदार जी उसकी तरफ रेखांकन कर रहे हैं, और रेखांकन होना भी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। नहीं लेकिन क्या ये जो यहाँ पर ललित अंबरदार जी ने बात कही है, वो ये कही है कि हम असल में कुछ असलियत, कुछ हकीकतें, कुछ सच्चाई ऐसी हैं जिनसे हम मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ऐसा है क्या प्रेम शुक्ला जी? वो मैं समझने के लिए आपके पास आऊंगा। ललित अंबरदार कुछ कह रहे हैं। ललित अंबरदार, अभी आप म्यूट हैं, जब आपके पास आऊंगा आपकी आवाज में लूंगा। लेकिन इफ्रा जान के पास, इफ्रा, आपका प्रोनाउंसिएशन में नाम का सही कर रहा हूं, अगर नहीं तो आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा। मुझे आप ये समझाइए कि यहाँ घाटी की जो वो पार्टियां जिन्होंने सालों साल वहां के लोगों की पॉलिटिक्स की है, वो मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं? और जब ये आह्वान किया जा रहा है कि आए वहां के लोग सामने आए और ये कहें कि बाहर से आए हुए, यहां रह रहे हुए, यहां विकास के कामों में लगे हुए लोग सुरक्षित हैं, तो इसके लिए देर क्यों हो रही है? क्यों नहीं हो रहा है सामूहिक रूप से काम? देखिए, वहाँ की जो पार्टी, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पावर में नहीं है, पिछले 7 साल से नहीं रही है, क्योंकि पिछले 7 साल में बीजेपी की सरकार पीडीपी की सरकार के साथ पहले 5 साल, उसके बाद 2 साल डायरेक्टली रूल कर रही है। तो हमारा काम इस टाइम मोर और लेस एक सिविल सोसाइटी का काम है, और वो सिविल सोसाइटी का काम हम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो थे, पहले लीडर थे जो बिंद्रो जी के घर गए, और वो सिर्फ उनके घर उनको ये श्रद्धांजलि देने नहीं गए, उनके घर जाना पूरे कश्मीर में एक स्टेटमेंट देना था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब एक सीनियर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब दूसरे दिन उनके घर गए, सुखविंदर कौर जी थी, उनके घर भी पहुंचे। जहां किसी की डेथ होती है, सबसे पहले हम जो है एक ऑब्जर्वेशन में इफ्रा जान आपको बताता हूं, 2 ऑब्जर्वेशन बल्कि। एक तो ये कि आप पावर में नहीं है, इसका मतलब अगर आप सिविल सोसाइटी की भी बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और सिविल सोसाइटी को सामने आकर वहां के लोगों में सुरक्षा का एहसास भरना चाहिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा, मातम पुरसी जो वाली बात है, वहां पर गए तो सही, लेकिन वहां जाने के बाद भी उस जो व्यक्ति वहां मारा गया उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद 2 लाइन ऐसी जरूर जोड़ी जो पाकिस्तान वाली लाइन है। इसकी जरूरत क्या थी? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
कौन सी लाइन जोड़ेंगे? मैं बताता हूँ, पूरी याद दिलाता हूँ आपको। पहले जरा ये इन्फॉर्मेशन दिखा दूं अपने दर्शकों बोलिए। को। मैं अपने दर्शकों के पास इस सवाल को लेकर और वो बातें जहां कही गई, जब शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचे हुक्मरान, तो क्या कहा गया, खास तौर से वो पार्टियां जो कहती हैं हम कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनकी तरफ से इमरान खान का तख्त डोला, इमरान खान का तख्त डोला तो क्या कश्मीर सुलगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं क्यों कह रहा हूं वो जरा देखिए, इमरान खान का तख्त डोला तो क्या कश्मीर सुलगा? मौजूदा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर। और सुशील मोदी इस बारे में अब से कुछ देर पहले इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि निश्चित रूप से वहां चल रही जो हलचल है, वहां जब भी टर्बुलेंस होता है तो वहां के लोगों को एक साथ करने के लिए और तख्त बचाने के लिए कश्मीर में गड़बड़ शुरू कर दी जाती है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने फैज को पेशावर भेजा। उनको आईएसआई चीफ के तौर पर फैज हमीद नहीं चाहिए, क्योंकि वो बगैर बाजवा से पूछे अफगानिस्तान चले गए थे। इमरान खान को फैज हमीद के ट्रांसफर पर ऐतराज है, क्योंकि वो नियुक्ति इमरान खान ने की थी। हामिद को आईएसआई चीफ बनाए रखना चाहते हैं इमरान खान, लेकिन बाजवा को यह मंजूर नहीं है। और पाकिस्तान में वो होता है जो अल्लाह चाहते हैं या फिर आर्मी चाहती है। हामिद को आईएसआई चीफ इमरान चाहते हैं, बाजवा ने नदीम अहमद अंजुम को बनाया आईएसआई चीफ, लेकिन अभी तक नदीम अहमद अंजुम का अपॉइंटमेंट लेटर पीएम ऑफिस से नहीं गया है। इसका मतलब यह कि नियुक्ति उधर से तो कर दी गई, लेकिन इधर जहां से औपचारिक रूप से उसके लिए लेटर मिलना है वो लेटर तैयार नहीं हुआ। आर्मी चीफ की अनुमति के बगैर काबुल गए थे फैज हमीद, और यह बात नागवार गुजरी है बाजवा को। फैज हमीद की हरकत से जनरल बाजवा बेहद खफा। तो क्या वहां चल रहे टर्बुलेंस को शांत करने के लिए कश्मीर में एक बार फिर से टर्बुलेंस पैदा किया गया है? और लेकिन उससे पहले जरा यह भी देखिए, इमरान खान का तख्त डोला, पहली वजह बाजवा से तनातनी, दूसरी वजह कुरैशी की पीएम बनने की ख्वाहिश, तीसरी वजह पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज, चौथी वजह कश्मीर में विकास की तेज रफ्तार। ये तो बिल्कुल नहीं भा रही। ये 2019 में जब यह फैसला लिया गया कि 370 हटाओ, देश की मुख्य धारा में कश्मीर को लाओ, और जब कश्मीर अब मुख्य धारा में आ रहा है तो बहुत तकलीफ हो रही है। और पांचवी वजह, दुनिया के हर मंच पर इमरान खान की बेइज्जती हो रही है, हर मंच पर इमरान खान की बेइज्जती। खुद कहते हैं कि अब तक अमेरिका से कॉल नहीं आया। क्या ये सब परेशानी? और आपको मालूम है वहां के मंत्री अपनी आवाम से अब ये कहने लगे हैं कि चाय में शक्कर कम डाला कीजिए, रोटी थोड़ा कम खा लेंगे तो मरेंगे नहीं। और अगर हालात ये पहुंच गए हैं तो फिर क्या वहां की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर कश्मीर चिल्लाया जा रहा है और कश्मीर में गड़बड़ियां फैलाई जा रही हैं? और क्या इस सब में असर तालिबान का भी है, और तालिबान की वजह से ये जो करेला है वो और ज्यादा नीम चढ़ गया है? क्या जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इफ्रा जान, क्या आपने वो घटनाएं नहीं देखी? क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा जिसमें यह कह दिया जाता है कि 370 हटाकर बहुत गड़बड़ कर दी, 370 हटाकर, और ये गुपकार किससे छुपा हुआ है? वहां जाकर मातम पुरसी तो की जाती है, लेकिन फिर से वो बातें दोहरा दी जाती हैं जो 370 के लिए सॉलिडेरिटी दिखाने वाली होती हैं। 370 को लेकर वो बातें होती हैं जो पाकिस्तान कहता है मैम, और उसके बाद आप कहती हैं कि वो कौन सी बातें हैं? देखिए, 370 जो था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके आर्किटेक्ट थे, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मुझे ये नहीं लगता आपने ये पिछले 3-4-5 दिनों में ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है जिसको जोर शोर से उठाया जाना है? या किसका एजेंडा है जिसको पैडल किया जाना है? जरा ये भी समझा दीजिए। दो चीजें, देखिए, ये एजेंडा मुझे लगता है कि आप लोग जो है बार बार, बीजेपी ने नॉर्मलसी का एजेंडा चलाया था, बीजेपी ने नया कश्मीर का एजेंडा चलाया था, और बिंद्रो जी के मरने से पहले भी 22 सिविलियंस की मौत हो चुकी थी। इस साल बिंद्रो जी की मौत, और मैं मौत नहीं कहूंगी, निंदनीय हत्या कहूंगी। बिंद्रो जी की हत्या पहली हत्या नहीं थी, इस साल उससे पहले 22 हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन शायद कश्मीरी मुस्लिम्स की थी, अल्पसंख्यकों की नहीं थी, इस वजह से हेडलाइन नहीं बना पाए। और सभी लोग कहते रहे कि सब कुशल मंगल है, नॉर्मलसी है, नया कश्मीर, और हम लोग यहाँ पे चिल्लाते रह गए कि लोग रोज मर रहे हैं। एनकाउंटर्स अब श्रीनगर में शुरू हो गए। श्रीनगर जो एक सेफ एरिया माना जाता था, अब वो भी सेफ एरिया नहीं रहा है। अब आपकी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। आज ही 9 हमारे जवान शहीद हो गए हैं। सिर्फ दो बातें बताइए, डेवलपमेंट घाटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, आपकी निगाहों में नॉर्मलसी क्या है? जी ठीक, दोनों चीजें बता देती हूँ। डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, नया कश्मीर के नैरेटिव पे नहीं देखेंगे, आंकड़ों पे देखेंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा आया है कि जम्मू और कश्मीर में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, यानी 22% बेरोजगारी जम्मू एंड कश्मीर में है, 22%। मजाक की बात नहीं है। यही बेरोजगारी 2010 में 3% हुआ करती थी। आप खुद ही समझ लीजिए डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उसके
उसके बाद आप कहते हैं नॉर्मलसी क्या है। उसके बाद नॉर्मलसी ये है कि एक बिंद्रो जी जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, वो अपने घर में उतना ही सुरक्षित महसूस फील करें जितना एक इफ्रा जान एक पॉलिटिकल वर्कर करेंगी जिनकी मौतें भी हुई हैं, जितना वो ट्रक ड्राइवर करेगा जिसकी मौत अब्दुल मजीद जिसको इससे पहले मारा गया, जितना वो पुलिसमैन करेगा जिसको फरवरी में अपनी पूरी फैमिली के साथ एक कश्मीरी मुसलमान पुलिस वाले को मारा गया था, पूरी फैमिली को। ये सभी लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो टारगेट हो रहे हैं पूरे साल से, वो नॉर्मल फील करें, वो सेफ फील करें। वो नॉर्मलसी का पहला पड़ाव होता है। आप चुनाव करते हैं, लोगों को अपने नुमाइंदे खुद चुनने दें, फिर चाहे वो हमको नहीं चुने वो हमको, लेकिन लोगों को अपनी सरकार चुनने दें, डेमोक्रेसी बनाएं, वो नॉर्मलसी होता है। आपने जो स्टेटहुड के वादे किए थे वो स्टेटहुड रिटर्न करें, क्योंकि वो नॉर्मलसी होता है। ये सभी चीजें जो है, ना डेवलपमेंट हुआ ना नॉर्मलसी आई। प्रेम शुक्ला जी उन्हें इफ्रा जान ये मिलाकर कहना चाह रही हैं कि चूंकि वहां पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जैसा इनका कहना है, इसके कारण आतंकवाद वहां पनप रहा है, ऐसा कहना चाह रही हैं। तो इसका मतलब है कि 1990 के दशक में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1980 के दशक की सरकार थी, उसने जिस तरह के अलोकतांत्रिक और अविकासिक कार्य इफ्रा जान, अब सुनने की बारी है। अब सुनिए, जब आप बोल रही थी प्रेम शुक्ला चुपचाप सुन रहे थे, प्लीज सुनिए। 90 के दशक की यह स्थिति थी कि स्वयं फारूक अब्दुल्ला सपरिवार न केवल घाटी से बल्कि जम्मू एवं कश्मीर से भाग खड़े हुए थे, और जब वहां पर नॉर्मलसी भारत सरकार की सुरक्षा बलों ने लाया, भारत के गृह मंत्रालय ने लाया, तब जाकर वहां पर जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया में प्रारंभ की गई, तो चुनावी प्रक्रिया के समय आए वो। तो आपकी जो दशा और आपका जो दूसरा शासनकाल है उसकी दशा और 2019 के बाद की कश्मीर की दशा देख ले, चाहे आतंकवाद के आंकड़े हों, चाहे मृत्यु जिस तरह के लोगों को, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए जाने का आंकड़ा हो, सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने का आंकड़ा हो, और आतंकवादियों का सफाया हो। इन रेशियो को आप देखेंगी तो आतंकवादियों का जबरदस्त सफाया हुआ है, घाटी में शांति लौटी है, लेकिन जितनी शांति की आवश्यकता है उसमें बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, निर्दोषों को बलि चढ़ाने का प्रयास हो रहा है, और इस तरह जो बलि चढ़ाने का जो वो 22% का हवाला भी दे रही हैं जिहादी तत्व, और उनके नेता ने तो चीन तक का जिक्र कर दिया था, जो है लगातार समर्थन करती रही हैं। मैं इसका जवाब भी आपसे लूंगा, लेकिन ललित अंबरदार से जरा समझ लूं कि मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ललित अंबरदार, ये जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, नॉर्मलसी का ये जो चश्मा है जो हर कोई अपने हिसाब से पहनता है, इसकी असलियत क्या है, मुझे समझाएंगे प्लीज? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कश्मीर का जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोला, प्लीज मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं पूरा थॉट टूट जाता है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जो आपने इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया ना, कहीं हम भटक ना जाए। आपकी व्यूअरशिप है, लोग देख रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, ऐसा जो कश्मीर में अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं वो तो ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला जो उस दिन मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए गया था बिंद्रू साहब के वहां पे घर पे, सुनिए 2019 में उनका वीडियो देखिएगा। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की सरकार कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंज करना चाहती है और हम लोग उनको नहीं होने देंगे। ये जो नॉन कश्मीरीज के प्रति जो नफरत का बीज है, ये फारूक अब्दुल्ला की देन। ललित अंबरदार फिर से जब जुड़ते हैं तो उनकी ये पूरी बात होने देंगे। कनेक्शन अभी आप देख रहे हैं प्रॉब्लम कर रहा है। आतंक पर एक्शन के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक अहम खबर। जम्मू कश्मीर जाएगी गृह मंत्रालय के अधिकारियों की टीम, एलजी ऑफिस और पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहेगी टीम। गृह मंत्री के कश्मीर दौरे से पहले हालात का जायजा लेने वाला है यह ग्रुप। जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय के अधिकारियों की टीम का दौरा, गृह मंत्री के दौरे से पहले जाकर जायजा लेगी, रिपोर्ट देगी। और जरा ये इंफॉर्मेशन भी देखिए, ये बहुत, और कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात से बौखलाए हुए कि वो जो 370 को हटाने के मुख्य किरदार हैं उनका दौरा होने वाला है। उससे पहले यहां गड़बड़ियां क्रिएट करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा मंजर बनाने की कोशिश करो ताकि ये कहा जा सके कि देखिए जो हम कह रहे थे वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये साजिश तो नहीं। सावधान, पीओके में इमरान के मेहमान, जरा ये भी देखिए पीओके में इमरान के कौन से मेहमान हैं। पीओके में इमरान के मेहमान, कोटली में सैयद सलाउद्दीन। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सैयद सलाउद्दीन क्या कर रहा है? सैयद सलाउद्दीन का इतिहास आपको मालूम है ना।
अगर नहीं मालूम तो यहां वक्त अभी थोड़ा जाया हो जाएगा, इतिहास थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार लोगों में से एक है। मुजफ्फराबाद में मसूद अजहर मौजूद है, जैश ए मोहम्मद का मुखिया। आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसका पूरा किरदार क्या है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग कर क्या रहे हैं? मीरपुर में हफीज सईद की मौजूदगी क्या कहती है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन लोगों की मौजूदगी बता रही है कि किस तरीके से वहां लोगों को तैयार किया जा रहा है, जल्दी जल्दी ट्रेन किया जा रहा है। वहां वो सिम कार्ड जो अफगानिस्तान के हैं अचानक एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान के सिम कार्ड का अचानक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव दिखाई देना, इन कुख्यात दुर्दांत चेहरों का वहां पर मौजूद होना, यह है वो तस्वीर। जरा देखिए इसको। यहां पर आपको वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद हैं और जो इमरान खान के डोलते तख्त को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी से पता चलता है कि वहां की सरकार जो कहती है और एफएटीएफ को दिखाने के लिए करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। 400 आतंकवादियों की घुसपैठ कराना इन लोगों का मकसद, कश्मीर को दहलाना, 700 लोगों की हत्या कराना, 200 लोगों की तो सुपारी देकर भेजा जा चुका है। निशाने पर है गैर कश्मीरी आर्मी पर्सनल निशाने पर है, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग निशाने पर हैं। नॉर्मेल्सी का चश्मा हर किसी का अलग क्यों है? अब जरा यह समझने के लिए चलते हैं वापस और चलते हैं ललित अंबरदार। अगर उनके साथ कनेक्शन जुड़ गया हो तो ललित अंबरदार जल्दी से बात पूरी कीजिए प्लीज। ने हुर्रियत को तजवीज की, उनको अपील किया, कश्मीरी में भाषण है उनका कि आप लोग अकेले नहीं हो। There's a problem of network again, sir. और ये हमारी इकट्ठा लड़ने वाली लड़ाई है। ये हुर्रियत को कहते हैं, जिनका जो स्लोगन था आजादी बारह इस्लाम इन कश्मीर, और पाकिस्तान आईएसआई के बनाए हुआ था वो हुर्रियत। वहां पे सैयद सलाउद्दीन और फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन के लिए लड़ते हैं आखिरी और लास्ट टाइम में, तो क्या कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, हमारे बच्चे एमपी और एमएलए बनने के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। वही जिना की टू नेशन थ्योरी की कौम, जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान फलता फुलता रहना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है जो 370 के और 35 के द्वारा। सुन रही है ना आप? जवाब दूंगा मैं इसका आपसे। 370 पटेल साहब ललित अंबरदार अगले 1 मिनट में खत्म कीजिए, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। 1 मिनट में खत्म कीजिए, मैं इफरा जान के पास जाऊंगा। तो दो बातें। 370 हिंदुस्तान के आइन के अंतर्गत जिसने आइन बनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनसे मना कर दिया था। और पटेल जी ने तो हम पे एहसान किया, उसके अंदर टेम्पररी शब्द ऐड किया, यही उनका कंट्रीब्यूशन था 370 के लिए। दूसरी बात, जब पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने अभी बोला वहां पे पीओके के अंदर अफगानी सिम कार्ड से क्यों हो गए। सर सुनिए, जब तालिबान ने 90 के दशक में काबुल पे कब्जा किया था, तो पाकिस्तान की मस्जिदों से नारा चला था, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले। पिछले 25 दिन से पीओके के आप मैं फॉलो करता हूं, वहां पे सरगर्मी इतनी तेज हो गई है, जब हिंदुस्तान ने उनके साथ वो पता नहीं क्या। ललित अंबरदार, यहां पर नटशेल में आपको रुकना होगा। आपके सवालों का जवाब लेने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, वरना यह बात अधूरी रह जाएगी। इफरा जान, बबूल बोकर और वहां शहतूत नहीं मिला, इस बात के लिए आंसू क्यों बहाए जाते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जैसी पार्टी को कोई अगर आप टेररिज्म से लिंक कर रहे हैं, ये वही इंसान लिंक करेगा जिसे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा। यहाँ सीधे सीधे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कोई किसी को लिंक नहीं किया जा रहा है, इसलिए बातों को ना पॉलिटिकल मोल्ड मत दीजिए। ये स्टेटमेंट क्यों दिए गए, ये बातें क्यों कही गई, सीधे सीधे इसका मतलब बताइए। चीन की एंट्री क्यों कराई गई थी अपने स्टेटमेंट में, ये भी बता दीजिए। पहले मैं आपको फैक्ट दे देती हूँ। फैक्ट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबन 10,000 पॉलिटिकल वर्कर, 10,000 कोई मजाक नहीं होता है साहब, 10,000 पॉलिटिकल वर्कर को इसी तरह मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान के आईन में बिलीव करते हैं, हम उस आर्टिकल में बिलीव करते हैं जिस आर्टिकल ने हमको हिंदुस्तान का एक पार्ट बनाया। हम लोगों ने तब इलेक्शन लड़े साहब, जब लोग भाग रहे थे, जब लोग अपने घर नहीं जाते थे ना, हम लोग तब इलेक्शन लड़ने जाते थे। और जो आज आप घंटाघर में तिरंगा लहरा रहे हो, हम लोगों ने ये तब हम इंडिया की डेमोक्रेसी पे, उसके सेक्युलरिज्म पे, इफरा जान के बराबर, उसके फंडामेंटल, इफरा जान की पार्टी के बराबर तो किसी ने कुर्बानी दी नहीं। ललित अंबरदार, उनकी पार्टी के 10,000 लोग शहीद हो गए हैं। मैं मानता हूं
कश्मीर के मुसलमानों को भी मारा जाता है। ये जिहाद का एक एस्पेक्ट है। जब काफिर खत्म हो जाते हैं तो मुसलमानों को मारते हैं। अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। अफगानिस्तान से कौन भाग रहा है? मुसलमान भाग रहे हैं वहां से। तो तालिबान कोई सूफी संत नहीं बने वहां पे। और जहां तक ये ताल्लुक है, 10,000 अगर ये कहते हैं कि मारे गए, तो फिर आज तक इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जिन्होंने उनको मारा? पाकिस्तान से बातचीत क्या करनी है? उनकी शहादत को आप वसूली करोगे पाकिस्तान से? आप उनकी शहादत के ऊपर राजनीति कर रहे हो। आपने कश्मीर को अपनी जागीर समझ के रखा हुआ है, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने। 10,000 आपके शहीद हो गए, आपके मुंह से पाकिस्तान। कश्मीर को जिन्होंने जागीर समझा, तकलीफ उनको है 370 हटने से। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबका मैं शुक्रिया करूंगा और आप सबसे विदा लूंगा। और जाने से पहले आपको अहम खबर बताता चलूं, सरदार पटेल और नेहरू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पटेल की कश्मीर नीति पर उठे सवाल। बीजेपी तल्ख। कहा, सोनिया राहुल के सामने पटेल का अपमान। सीडब्ल्यूसी में कश्मीर पर पटेल जिन्ना के मिले होने का आरोप लगाया गया। भ्रम फैलाया गया कि नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।